क्या आप थक गए अपने रिलेशनशिप को टूटता हुआ देखकर? कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपका पर्सनल रिलेशन, आपका प्रोफेशनल रिलेशन बहुत खराब हो जाता है और बहुत टाइम जाता है उसे वापस पहले जैसा सही करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिलेशनशिप को टूटने से बचा सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के काम के किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना कहता है एक्टिव लिसनिंग। तो आपको एक्टिवली सारी पार्टीज की बातों को सुनना चाहिए, उनके कंसर्न्स और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है टीम मेंबर्स के बीच में ओवर प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको दोनों पार्टीज की व्यू पॉइंट्स को समझना चाहिए और समझने के बाद ही एक सोल्यूशन देना चाहिए या फिर एक डिसीजन देना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 2 की तरफ, जो कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आपको दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रखना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को, उनके सिचुएशन को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराना है, तो सबसे पहले तो आपको खुद को उनकी जगह इमेजिन करके उनके इमोशंस को समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी सिचुएशंस को पूरी तरह से समझ कर ही एक डिसीजन देना चाहिए या फिर एक सोल्यूशन देना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहता है क्लियर कम्युनिकेशन। तो जब भी आप लोग किसी प्रॉब्लम या फिर किसी इशू के रिगार्डिंग अपने कलीग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए, आपको अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि जो भी लोग उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें आपकी बात पूरी तरह से समझ में आए और एक क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है विन विन अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो दो पार्टीज या फिर दो क्लाइंट्स के बीच में, तो आपको ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए जो दोनों पार्टीज के लिए सेटिस्फाइंग हो। आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए, ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग सॉल्यूशन जहां पर एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है मीडिएशन। अगर आप देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, एक कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप एक थर्ड पार्टी को उस डिस्कशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो एक अग्रेबल आउटकम में आपकी हेल्प करेगा, एक फेयर सोल्यूशन देने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। तो हमें एक रिस्पेक्टफुल और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करके रखना चाहिए थ्रू आउट द कंप्लीट रेजोल्यूशन प्रोसेस। हमें अपने ऑपोजिंग पार्टी को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए और अपना फोकस उस प्रॉब्लम पर रखना चाहिए, ना कि अपने ऑपोजिंग पार्टी को हराने में या फिर उसे अटैक करने में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ में काम करना। हर एक कंपनी और हर एक बिजनेस को कोलैबोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ साथ में काम कर सकें, नॉलेज शेयर हो सके और कॉन्फ्लिक्ट्स का सल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके जो दोनों पार्टीज़ के लिए सेटिस्फाइंग भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करती है कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल हो सके एक साथ काम करने के लिए, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रही हैं तो उसका सल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए काम करे, हर एक प्रॉब्लम को सही तरीके से पहचाने, समझे और उसके रूट कॉज तक जाए मेन रीज़न निकालने के लिए, ताकि बेस्ट सोल्यूशन निकल पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपका माइंड पहले ही गिव अप कर चुका है, तो क्या वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व हो पाएगी? नहीं, वो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी और आप हार मान के बैठ जाएंगे। इसीलिए आपको अपने माइंड को अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहिए, खुद को ट्रेन करना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम में आप खुद को अडेप्ट कर सकें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत करें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को हमें जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लेना चाहिए, एक टाइमली मैनर में रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि वो वर्क एनवायरनमेंट या फिर प्रोडक्टिविटी प्रोसेस को ज़्यादा हार्म ना करे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मीटिंग्स और डिस्कशन शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस हो पाए और जल्द से जल्द उसका रेजोल्यूशन निकल पाए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट।
इसका मतलब ये होता है कि हमें हर एक कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि हम लोग उससे कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करना चाहिए, उसके पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए, उसके प्रोसेस को एनालाइज करना चाहिए, ताकि हम लोग फ्यूचर में ऐसे सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकें। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए जहाँ पर हम लोग सीख सकें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। आशा करती हूँ कि आपको हमारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, आपको अपने सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके इमोशंस को, उनके कंसर्न्स को समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको ऐसे सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जहां पर दोनों पार्टी सेटिस्फाइड फील करें, एक भी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तीसरा पॉइंट, अगर आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आप तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपकी मदद करेगा एक अच्छा सलूशन निकालने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।